का थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि कल हमने क्या स्टडी वगैरह किया था, क्या मतलब पढ़ा हुआ था, राइट? Yes. सो प्रियंका जी इज लिसनिंग माय वॉइस? प्रियंका जी, हेलो हेलो हेलो। Yes, ma'am. Which Priyanka? Priyanka Agarwal? जी, प्रियंका अग्रवाल। Yes, ma'am. हेलो, ओके, कैन यू टेल मी Yes, ma'am. हम कल आप रिवाइज कराएंगे हमने कल क्या पढ़ा था थोड़ा सा, डे बिफोर यस्टरडे? हमने योगा के मतलब कोश अंग उसके बारे में मतलब योगा के बारे में इन शॉर्ट ये किया था कि योगा मतलब ओनली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं तो वो माइंड एंड बॉडी का बैलेंस हो गया योगा। ओके, देन अनदर। कविता जी आप बताएंगे क्या? कविता जी है क्या अभी? Tell me, ma'am. Hello. हाँ हाँ हाँ, हेलो। हाँ कविता जी आप बताएंगे कि कल हमने क्या पढ़ा हुआ था इन योगा थेरेपी के बारे में? छोटा सा व्यू 1 मिनट के अंदर आप बताएंगे? Okay. So we learned that what is mean by this therapy, why the therapy is needed, and what are the advantages of giving the yoga therapy. And we also learned that therapy is not like miracle. So yoga therapy works well with along with other alternative system like acupressure, sorry, Ayurveda, Siddha, and other allopathy. So along with that, it works well. And we have also seen the benefits of this yoga therapy process. What are all the ओके benefits? So ओके that's all. ओके। So, Salvi, today we are studying mainly some limitations in yoga therapies and how to take case histories and registrations process and first aid. Okay, shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, हम basically अभी just हम पढ़ने जा रहे हैं limitations of yoga. हाउ जब हमारे पास पेशेंट्स आते बिफोर हम यहाँ पोजीशन में बैठे हुए हैं तो वी शुड नो कि हमें पेशेंट्स को हमें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए हर चीजों का कि अगर कोई भी इमरजेंसीज आती हैं या कोई भी केसेस आते हैं वो भी ट्रीट कैसे केस हिस्ट्रीज वगैरह हमें पेशेंट्स की लेना है। ओके, सो फर्स्ट हमें बेसिकली जो है यौगिक प्रोसेस जो थेरेपीज की प्रोसेस है वो हमें पता होना चाहिए। लिमिटेशंस क्या है उस चीज के, देन क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, क्या डूज डोंट्स एंड डूज हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। वी शुड नो अबाउट ओके ऑल थेरेपीज। देन फर्स्ट हमें जो भी डिसीजेस हैं, कोई भी डिसीजेस है उसका हमें जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ था कि हमें डिसीज का नेचर पता होना चाहिए कोई भी डिसीज अगर हम ले रहे हैं तो, एंड हाउ टू ट्रीट। ओके, इन डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताती हूँ, जस्ट अभी पॉइंट्स व्यू आप नोट कर लिए भले। एंड लाइफ ऑफ डिसीज मतलब अगर कोई डिसीज है तो वो कितने दिन तक रह सकती है, ये उसका टाइम पीरियड क्या है। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स। एंड फिर पेशेंट का माइंड सेट करना हो कि माइंड सेट ऑफ द पेशेंट्स। ओके, मेन ये है। एंड फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रजिस्ट्रेशन व्हेन पेशेंट्स कम इन फ्रंट ऑफ अस। जब पेशेंट्स एंट्री करते हैं तो हमें तब से ऑब्जर्व करना चाहिए जब हम हमारी क्लिनिक्स पे हैं या फिर हम अपने कैबिन में बैठे हुए हैं, हम हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट्स आता है तो उसका
उसके चलने से उसका हमें बीमारी का पता चलता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, राइट, हमें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वी कैन ऑब्जर्व। ओके, सो फर्स्ट जब हमारे एंट्री करते हैं तो फर्स्ट कंप्लेंट जो पेशेंट्स के होते हैं, डिसीज के अकॉर्डिंग सिम्टम्स जो भी होते हैं उसको वो बताते हैं, राइट। सो जब भी फिर जब हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका नेम शुड बी रिक्वायर्ड एंड विथ कास्ट, बिकॉज एक ही या दो तीन हो जाते हैं तो इसलिए बीच में उनके कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम उनका पूरा नेम लेते हैं। देन डेट, किस डेट में, डेट ऑफ एडमिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि किस डेट में वो हमारे पास आ रहे हैं। देन फिर हम उनका नेम लेंगे, नेम, देन एज, सेक्स एंड ऑक्यूपेशंस, एंड वो कहाँ से आए हुए हैं, उनका एड्रेस वगैरह। देन उनका एजुकेशंस पूछेंगे एंड उनका ऑक्यूपेशन, बिकॉज कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं। लाइक एग्जांपल जैसे आपकी वॉइस बीच बीच में थोड़ी कट रही है। अभी सही आ रही है? वो अच्छी नहीं मैम, होगा। एक मिनट मैम, आपने कास्ट कुछ बताया ना तभी स्टार्टिंग में एकदम हाँ जी, कास्ट। हाँ तो वो कट हुआ था, वो बताइए ना एक बार। ओके। मैं ये बोल रही, जैसे कि कोई भी पेशेंट आया तो हमें उसका पूरा नेम लिखना है उसमें, जैसे कि कविता अग्रवाल या फिर जायसवाल जो भी है उनका पूरा नेम लिखना है। ओके, शॉर्ट नेम नहीं लिखना है। बहुत टाइम ये होता है कि पेशेंट्स के सेम नेम के दो पेशेंट्स जाते हैं, देन फिर हम अगर उन्हें पुराने रिकॉर्ड्स फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होता है। तो वी शुड अपडेट और नेम का थोड़ा ध्यान रखना होता है। ओके, देन नेक्स्ट जब भी पेशेंट आता है फिर उसका ऑक्यूपेशन, देन हमारा उसके बाद हमारी फर्स्ट हमारा बनता है कि पेशेंट का वेट लेना होगा हमें, कि वेट कितना है उसका, देन उसका हाइट, और फिर इसके बाद हम उसका बीएमआई कैलकुलेट करेंगे जिसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ओके, नाउ माय वॉइस इज ऑडिबल एवरीवन? हेलो? हम Yes, बीच ma'am. बीच में थोड़ा सा कट हो रहा है, बाकी कम्स नाइसली, तो बीच में कहीं चला जाता है ऐसे। एक्चुअली मेरे से तो नेटवर्क सही है। आपके शायद एक्चुअली शायद नेटवर्क, काफी लोगों के माइक ऑन है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। या काफी लोगों के माइक के कारण शायद हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो पा रहा है। वॉइस लॉडेबल है, वॉइस इज लॉडेबल मैम, देयर इज नो इशू। I can hear you, ओके, ma'am. सभी लोग अपने माइक बंद रखें, जब बोलने की जरूरत हो तभी अपने माइक ओपन करें। तो और मेरे पास तो आवाज काफी ठीक आ रही है। हो सकता है आपके यहाँ पे किसी के यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, नेटवर्क इशू भी है। ओके, सो स्टार्ट। ओके सर, क्या थैंक यू सर। एंड सो हम कुछ ऑक्यूपेशन हिस्ट्री लेना भी इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कई लोगों को जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेज होती है, बिकॉज वो लोग कोल माइंस वगैरह में वर्क करते तो उसके कारण हो जाता है। तो हमें सबका ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, एटमॉस्फेयर जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, जब हम पेशेंट आता है उसका ड्यूरिंग केस हिस्ट्री, देन पेशेंट का कोई पास हिस्ट्रीज लेंगे हम, या फिर उनका कोई सर्जरीज वगैरह तो नहीं हुआ, या फिर एक्सीडेंट्स वगैरह तो नहीं हुआ कि उसके कारण अभी कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इट्स रिक्वायर्ड। ओके, देन उनका हम हिस्ट्री में देंगे पर्सनल हिस्ट्रीज, मींस उनका हम स्लीप, कितने घंटे वो स्लीप्स वगैरह लेते हैं, एंड बॉबल एंड ब्लैडर, मींस उनका यूरिन पास करना, उनका फीसिस जब वो जाते हैं तो उनका हिस्ट्री पूछना भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि स्लीप, सम पेशेंट्स को इंसोम्निया वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो उनका हिस्ट्री हमें जानना इम्पोर्टेंट होता है। किसी को किडनी से प्रॉब्लम है तो उनका हमें यूरिन वगैरह सेंसेशन या इन्फेक्चुएशन में तो नहीं होता है, मिक्सचरेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होता है, तो इन सब चीजों के लिए जरूरी होता है। ओके, देन प्रेजेंट डिसीज हिस्ट्री, नाउ फिर हम उनको बोलेंगे कि आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है। अगर आप हमारे पास आए हुए हैं तो आप किस कारण से आए हुए हैं, तो हम उनका प्रेजेंट केस हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, कि वो किस लिए आए हुए हैं। देन उनका चीफ कंप्लेंट लेंगे कि मेनली उनको क्या कंप्लेंट्स हैं पेशेंट का। जैसे कोई पेशेंट आया और उसको बोला कि मुझे बैक एक है, फिर हम उसको लेंगे बैक पेन हो रहा है तो किस चीज में, फिर उसने बताया बैक एक हो रहा है। ओके, फिर पेन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है उनसे पूछेंगे, एरिया पूछेंगे।
देन उसके बाद उनसे हम पूछेंगे एग्रावेटिंग फैक्टर और डिसएग्रीवेट फैक्टर, मतलब पेन किससे ज्यादा बढ़ रहा है आपको और किस चीज से आपको नहीं बढ़ता है, वो चीजें भी हमें पता होना काफी जरूरी इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, देन नेक्स्ट ये चीजें हम उनसे पूछेंगे। पेशेंट का हिस्ट्री, देन द हिस्ट्री विल इंक्लूड ओरिजिन ऑफ डिसीज, फिर हम उनको बोलेंगे उनका टाइम पीरियड पूछेंगे कि अगर आपको ये बैक पेन हो रहा है या कोई डिजीज आपको तो टाइम पीरियड क्या है, कब से हो रहा है आपको, या फिर ऑनसेट हुआ या फिर ग्रेजुअल हुआ या फिर सडन हुआ, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। देन एंड फिर उसके बाद उसका जब हम हिस्ट्री ले लेंगे फिर उसका हम जो डेली पेशेंट का बोलेंगे कि डेली क्या प्रॉब्लम होती है उनको, ये करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आया है कि उसे हाइपरटेंशन है, फिर वो बताता है उसको डायबिटीज भी है, फिर वो बोलेगा मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। तो इस तरह से पेशेंट्स बताते हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर। ओके, तो हमें सबको ट्रीट उनके अकॉर्डिंगली ही करना होगा। ओके, बट प्रेजेंट में जो चीफ कंप्लेंट लेकर हमारे पास आ रहे हैं पेशेंट्स, उसको हमें ट्रीट करना है। एंड जब पेशेंट आएंगे तो हमको उनको नोन केस भी पूछना है, मतलब ऐसा कि नोन केस मीन्स जो उनको पहले से चीजें हैं वो हमें बताएं, तो फिर हम उसका भी ट्रीटमेंट साथ में चीफ कंप्लेंट के साथ में हम उनका नोन केस का ट्रीटमेंट्स भी उनको प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स। ओके, उनका हिस्ट्री वगैरह चाहिए। देन नेचर ऑफ पेशेंट्स ऑक्यूपेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली आपको बताया हुआ है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उनका वर्क प्लेस के कारण कि ही उनको अफेक्टेड होते हैं। ओके, ओवरऑल उनकी जो कंडीशंस होते हैं वो उनके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करते हैं। ओके, सो ये जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देन पेशेंट का डेली रूटीन, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका लाइफस्टाइल और उनका ईटिंग हैबिट्स, मतलब वो कितना खाना खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं या वॉक वगैरह करते हैं। सो वी शुड नो अबाउट एवरी पेशेंट, बिकॉज सब पेशेंट्स का अलग अलग होता है। एंड अदर इंक्वायरीज में जैसे आपको अगर कुछ डाउट होता है कि ऐसा लगता है जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका फेस देखते हैं कि अगर हमारे पास आए तो अगर वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो हम उससे उससे उस तरीके से बात करें कि जैसे कि पेशेंट अपना अगर कुछ छुपा भी रहे तो हम किसी तरह से उसकी बातें निकलवाएं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम भी है या पहले ये हुआ था। कुछ पेशेंट्स होते हैं कि सिर्फ वो टेस्ट करने आते हैं कि चलिए बताइए, चलिए हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, नॉर्मल एंजॉय करना है, बट एक्चुअली जो होता है वो छुपाते हैं। तो उनसे ऐसा कन्विंस करना है पेशेंट्स को कि वो डॉक्टर से एवरीथिंग, वो अपना प्रॉब्लम वगैरह अपने सामने रख सकें और पेशेंट्स को बता सकें। ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है देन फिर इसके बाद हमें क्या करना, चेकअप्स करना जैसे किया, फिर उसके बाद हम बीपी वगैरह लेंगे, उनका ब्लड प्रेशर कितना है, उनका पल्स रेट वगैरह कितना है, then respiratory check करेंगे, then body का temperature is also required। okay, so हम उनका टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे, पल्स रेट्स वगैरह। नेक्स्ट हमारा होता है कि हम उनका एग्जामिनेशन करेंगे फिजिकल, जैसे कि उनका आईज वगैरह देखेंगे कि आईज वगैरह उसको उनकी जॉइंटिस वगैरह तो नहीं है या फिर रेडनेस ऑफ आईज तो नहीं है। देन उनका नेल्स, ओके, एंड उनका टंग वगैरह देखते हैं। ये सब चीजें एग्जामिनेशन हम सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, एंड पैथोलॉजिकल, सम पैथोलॉजिकल, अब जैसे कोई पेशेंट्स आया तो हमें पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी उनका कराना पड़ेगा, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराने, जैसे कोई जो किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पेशेंट्स आया या फिर डायबिटीज वाले पेशेंट्स आए तो हमें उनका ब्लड शुगर टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब करवाना होता है, या फिर स्टूल एग्जामिनेशन जॉन्डिस वगैरह अगर किसी को होता है तो फिर हमें कराना होता है। देन उसके बाद हम एक्सरेज वगैरह देखेंगे। हम उन्हें, अगर पेशेंट को एडवाइस है, अगर कुछ से रिलेटेड है डिसीज के लेकर अपने पास चीफ कंप्लेंट में आए हुए हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे कि आप एक बार एक्सरे वगैरह कराइए, बिकॉज हमें पेशेंट को डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट जब भी हमारे पास आए तो फिर रिलीफ होना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो जिससे कि हमें पेशेंट ब्लेम कर सके या कुछ, तो हमारे सामने साथ में सारे रिपोर्ट्स होना और जरूरी है। और इवन अगर आप किसी हॉस्पिटल्स में हैं और अगर पेशेंट्स रेगुलरली आपके पास आते हैं तो आप अपने पास उनका एक जेरोक्स भी रखें प्रूफ के लिए कि हाँ इस टाइम ये आए थे।
देन अगर पेशेंट्स अपने यहाँ ट्रीटमेंट करा रहा है इन नेचुरोपैथी योगा थेरेपी, तो फर्स्ट वी एडवाइस कि आप जैसे आए हुए हैं तो उनका ब्लड टेस्ट या यूरिन ये चीजें आप पहले बिफोर ट्रीटमेंट आप उनका लीजिए प्रोटोकॉल पूरा। देन आफ्टर ट्रीटमेंट कि कितना उनको इफेक्ट पड़ा हुआ है। जैसे कि कोई भी ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा पेशेंट आज आया, देन हम उसे कल से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो आज उनका सारा इंक्वायरीज हमें करना होगा। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रिपोर्ट्स वगैरह हम रखेंगे। देन उनसे बोलेंगे कि आप 8 to 10 डेज हमारा ट्रीटमेंट्स लीजिए। देन यू सी व्हाट चेंजेस इन योर बॉडी, मींस आप इन सब चीजों के बाद में आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप खुद से रिजल्ट्स देखेंगे। ओके तो ये हमारे आगे रिसर्चेस वगैरह काफी चीजों के लिए भी हेल्पफुल रहता है। ओके देन एक हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हो जाता है कि हाँ हमने इस पेशेंट को इस तरह से ठीक किया। ओके सो जैसे ईसीजी वगैरह जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं तो या फिर जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ईसीजी वगैरह एडवाइस कराएंगे। एंड एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन्स वगैरह। ओके एंड सम जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैंने आपको कल भी बताया था कि जो योगा सब बताने हैं उन्हें कि मेडिकल्स नहीं है एंड ये इमरजेंसीज के लिए भी नहीं है कि अब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है एंड हम ले रहे हैं पेशेंट्स को, नहीं। अगर हमारे पास हैंडल होता है तो क्या आप हैंडल करिए, अदरवाइज आप अपनी कोई सीनियर से कंसल्ट करिए, अदरवाइज आप उनको एलोपैथी जो ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड है वहां पे आप उनको सिपाइए। एंड देन ईच पेशेंट इज डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट टाइप्स की पीपल्स आते हैं हमारे पास में, बट हमें उन सबको हैंडल करना चाहिए कि पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट्स हमें उनको हैंडल्स करना है। ओके एंड अदर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि मैंने आपको वाटर्स के बारे में बताया कि उन्हें पानी पीना है दिन में, उनको बोलना है कि उनको जो वाटर ड्रिंकिंग हैबिट्स है वो कैसा है। ओके कि वाटर इम्पोर्टेंट होता है इसलिए। ओके और टॉक्सिन्स को भी रिमूव करना। सो कोई बेनिफिट्स बताएगा मुझे वाटर ड्रिंकिंग के क्या हेल्पफुल होता है? एनीवन कैन स्पीक? हर्षित जी टॉक्सिन आप रिमूवल के बताइए। लिए बेनिफिट होता है। हाँ जी बोलिए बोलिए, वाटर किस मैम तरह से हमें जैसे इम्पोर्टेंट है? मैम टॉक्सिन रिमूवल के लिए भी बेटर होता है टू डिटॉक्स माय बॉडी। वाटर ओके इनटेक इज इम्पोर्टेंट। जी और नेक्स्ट। डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। लाइक ड्यूरिंग अवर योगा सेशन वी आल्सो इनकरेज कि आप पानी जरूर लेते रहा करें सो दैट डिहाइड्रेशंस ना हो ड्यूरिंग स्वेटिंग एंड ऑल दिस। ओके एनीथिंग? डाइजेशन के लिए बेटर होता है मैम। ओके मोनेरा जी आप कुछ बताएंगे? हेलो मोनेरा जी is hearing my voice? I think she is okay. So मेनली होता है कि जो हमारे जो पेन्स वगैरह है उसको भी हेल्पफुल होता है, देन इन्फ्लामेशन को कम करता है हमारी बॉडी में जो भी होते हैं, एंड हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है, एलिमिनेशन में हेल्प करता है, एंड टॉक्सिन्स को तो जैसे बताया हुआ है अभी कि टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ओके सो नेक्स्ट मैम एक हम क्वेश्चन इसमें। था वाटर हाँ के जी बारे में। जी। जैसे दो थ्योरी है, कोई बोलता है कि प्यास लगने पे पानी पीना चाहिए और कोई बोलता है कि कंपलसरी प्यास नहीं लगे तो भी 1.5-2 घंटे में पानी पीना चाहिए, तो कौन सा वाला राइट है? जैसे कि जब प्यास ना भी लगे ना तब भी हमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना ही है, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि हमें हमारी बॉडी को भी नहीं पता होता कि हमें बॉडी का रिक्वायरमेंट है, बट अगर हम पीते जाते तो वो रिकवर होते जाता है हमारी बॉडी, राइट? इस तरह की ओके मैम। सो इट्स बेटर। सो नेक्स्ट कि बताएगा कि हमें उनका पेशेंट जब कोई भी आता है तो हमें उसका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डाइट से थ्रू हम पता कर सकते हैं। सम पेशेंट जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन, जैसे कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह पेशेंट्स आ गए तो पता चलता है कि उन्हें कुछ नॉन वेज वगैरह खाया या उसके कारण, या फिर ऑयली वगैरह बहुत खाया उसके कारण हो, तो हमें फूड के बारे में भी और डाइट के बारे में भी हम और डिस्क्राइब में आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि हर डिजीज के अकॉर्डिंग कौन सा डाइट हमें लेना है।
कौन से फूड्स बेटर होंगे हमारे लिए, कौन से हार्मफुल होंगे, सो वी तो हमें उसका डाइट बहुत जरूरत है कि उनका वेजिटेरियन कैसे वेजिटेरियन डाइट है या नॉन वेजिटेरियन। फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स हम ऐसा फोर्सफुली किसी पेशेंट को नहीं बोलेंगे कि आप हमारे पास आए हैं हम आपका कल से डाइट चेंज करेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्टली उन्हें कन्विंस करेंगे। उनका पहले डाइट में लिंक पूछेंगे कि वो डाइट में कैसा खाना खा रहे हैं। फिर उन पेशेंट्स के अकॉर्डिंग हम उन पेशेंट्स के बोलेंगे कि आपको ये चीज के लिए ये चीजें खाना है। फिर हम धीरे धीरे उन चीजों का, ऐसे नहीं कि आज ही पेशेंट आया हमने कल से उसे फास्टिंग पे डाल दिया या फिर कल से हमने उसे डाइट पे रख दिया कि आपको सिर्फ एक टाइम खाना खाना है, ऐसा नहीं। उनको हम बोलेंगे धीरे धीरे करके 1-2 दिन में उनका जो डाइट का रेशियो है वो हम उससे रिड्यूस करेंगे। ओके देन जैसे फिर हम सम पेशेंट का ऐसा है कि कुछ पेशेंट इतना मतलब कॉन्शियस होते हैं बहुत ज्यादा अपने हेल्थ को लेके, तो कुछ लोग क्या डेली उनका एक्सरसाइज वगैरह का पूछ सकते हैं उन्हें कि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा या फिर वॉकिंग वगैरह करते हैं क्या। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट्स को पूछने के लिए, बिकॉज अगर वो योगा या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो काफी चीजें अलग ही दिखते हैं। पेशेंट्स भी आते हैं पर्सन कंप्लेंट्स को भी लेके कुछ। ओके नेक्स्ट वन फास्टिंग का, जैसे मैंने स्मॉल बताया था कि जो फास्टिंग वगैरह होता है, फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो वीकली भी फास्टिंग रखते हैं, थेरेपेटिक फास्टिंग या फिर पॉलिटिकल फास्टिंग या फिर भगवान। फिर उनका भी हिस्ट्री हम पूछ सकते हैं कि अगर वो फास्ट वगैरह रखते हैं या नहीं, तो उसके कारण फिर हम उसको भी एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो अभी आप हमारे यहाँ आते हो तो ठीक है, बट अगर आप घर पे भी जाते हैं तो उनको एक तरीका बता सकते हैं, एक मैनर कि आप फास्टिंग कैसे रख सकते हैं जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, हाउ टू हेल्प, जो आपकी कैसे हेल्प करेगा, जो आपको हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। आप उस तरीके से भी हम उनको बता सकते हैं। फिर कि कैसा शॉर्ट फास्टिंग कैसा होता है, लॉन्ग फास्टिंग कैसा होता है, इंटरमिटेंट कैसा होता है, ये सब मैं आपको और डिटेल्स में हर डिसीज का बताऊंगी। बस इस व्यू की पेशेंट जब आते हैं तो इन योगा थेरेपी में हमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें पूछना है उनसे एंड प्रिस्क्राइब करना है। ओके sorry next some precautions। अब जब हम इतना सब लेने के बाद में जब हम कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो पेशेंट्स आ गया उसका ले लिया, देन फिर हम उनको बताएंगे जैसे योगा थेरेपीज का है कि जब हम पेशेंट्स को योगा कराते हैं या फिर हम योगा थेरेपी क्लास ले रहे हैं या फिर हम किसी पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप घर जाकर ऐसे योगा करिएगा और ये आसना आपको ऐसे ऐसे करना है वगैरह करना है, तो उसके लिए जैसे कि कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। ओके बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू गो इन प्रीवियस। सरस्वती जी हैं यहाँ पर अभी, मेरी वॉइस सुन रही है सरस्वती जी? हेलो सरस्वती जी सुन रही हैं अभी? ओके मृणालिनी जी है यहाँ पर अभी, वॉइस मेरा सुन रहे हैं आप मुझे अभी बताएंगे क्या? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा हुआ है जस्ट अभी तक की क्लास में? We have learned about the yoga therapy, the application of yoga therapy, how it is applied, the how to treat the patient, how to take the history. आप सुन रही है? हाँ जी हाँ जी। How to take the history of that patient, how to convince him for that therapy, and the basic information for the treatment. Okay, ठीक है। Now shall we go precautions? अब when जब हम कोई भी क्लास लेते हैं पेशेंट्स का या फिर कोई मैम पेशेंट जस्ट मिनट, ये सब हमको एक लिख के पूरा ऐसे चार्ट फॉर्मेट में रखना है हेलो हाँ पेशेंट जी का बोलिए पूरा, ये जो भी आपका वॉइस इंफॉर्मेशन है हमको पूरा ऐसे चार्ट फॉर्मेट में रखना है पेशेंट का, ऐसे हाँ एक जी पेज पे पूरा लिख के रखना है, फिर पेशेंट को कंसल्ट करना है। हाँ पेशेंट मतलब कि ये सब हमें चीजें पता होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो जब तक हमें पेशेंट का हिस्ट्री नहीं पता होगा हम कैसे कोई पेशेंट को कंसल्ट कर सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं कि ये डिसीज आपको हो सकती है या फिर ये चीफ कंप्लेंट है तो आपको ये आगे चल के ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ कैन वी और वो कंसल्ट? कंपैरिजन के लिए भी ठीक रहेगा ना, मतलब हाँ जी फॉर्म टाइप during वी कैन treatment.
have a kind of form for the patient can fill everything and all, like, you know, according to Yeah. this. And वो Yes. हाँ Yes. आगे जाके after the treatment we can compare with the previous parameters. Yes. Okay. ठीक है. Everyone understand? सबको समझ में आया? ठीक है. चलिए अभी हम योगा थेरेपी के, हाँ जी, मैम एक मिनट हाँ जी. एक मिनट हम देखिए अभी इस बैच में करीब करीब 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट? एंड मैं देख रहा हूँ कि केवल मैम नाम भी पुकार रही है, लेकिन हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम पूरा अपने 100% तरीके से यहाँ सेशन में अटेंड नहीं है शायद. तो एक्टिवली देखिए ये थेरेपी है, यहाँ पे हम सीधा पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो इसमें हम थोड़ा अलर्ट होके और पार्टिसिपेट करें, और एक्टिवली अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो वो आप पूछ सकते हैं. नहीं तो मैम भी अगर आपसे कुछ सवाल पूछ रही है, अगर ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि आप कितने अलर्ट हैं, कितने एक्टिव हैं, प्रॉपरली सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इसके लिए ये बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बेटर रहेगा. ओके, या कैरी ऑन मैम. Okay, thank you, sir. So, when we take yoga therapy, अगर हम कोई भी योगा थेरेपी क्लासेस लेने जा रहे हैं, तो फर्स्ट भी जो योगा थेरेपिस्ट होता है उसका माइंड भी एकदम सेटअप होना चाहिए कि हाँ हम योगा थेरेपी लेने जाते हैं. अपना ड्रेसअप, अपना बिहेवियर शुड बी, एवरीथिंग इज बी नॉर्मल. ओके, सो सम प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि बिफोर द प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड आफ्टर द प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, हमें कुछ कुछ चीज़ों को ये ख्याल रखते हुए हमें पेशेंट्स को बताना होगा. ओके, सो सम ऐसे, जैसे कि हमें फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कुछ यंग एजेस पीपल्स होते हैं, कुछ टीनेजर्स होते हैं, एंड कुछ ओल्ड एज पीपल्स होते हैं. ओके, तो हमें उनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग योगा कराना होता है, क्योंकि कुछ ऐसे ओल्ड एज पीपल्स हैं, वो बहुत फास्ट विग्रस योगा या फिर सूर्य नमस्कार फास्ट राउंड्स वो नहीं कर पाएंगे. ओके, तो उसके कारण समटाइम डिस्टर्बेंस होता है. तो अगर हम योगा थेरेपीज वगैरह क्लासेस ले रहे हैं तो उनको 2 क्लासेस में डिवाइड करिए आप, जिसमें कि आप थोड़ा टीनेजर्स को लीजिए, योगा कर सकते हैं, आप उन लोगों को लीजिए. ओके, देन सेकंड पार्ट में आप उन लोगों के लीजिए जैसे ओल्ड एज पीपल से कुछ, तो हमें उनका भी ख्याल रखना होगा, बिकॉज अगर वो इतना फास्ट नहीं कर पाते तो फिर उनके मन में ऐसा सोचते हैं वो कई बार कि अगर हम ऐसे योगा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो नर्वस हो जाते हैं. तो हमें उनके अकॉर्डिंग चीजें करानी होंगी, और जो टीनेजर्स हैं या फिर थोड़ा यंग पीपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग योगा करना. नेक्स्ट, सो फर्स्ट क्लीनिनेस, जो कि हाइजीन बोलते हैं. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर सब बोलते हैं कि अगर आपका माइंड प्योर है, आपकी बॉडी प्योर है, हाइजीन है, तो आपका जैसा आपका बाहरी जैसा भी दिखता है प्योर रहता है, वैसे इनर सोल भी प्योर होती है. ओके, सो अगर फ्रेश रहता है तो फिर आसपास में वहाँ क्लीननेस रहती है, तो वो चीजें भी हमारे यहाँ अगर जब बॉडी में थ्रू ऑक्सीजन जाती हैं या जो चीजें हम परसीव कर, गुड इंप्रेशंस पड़ते हैं, पॉजिटिव चीजें हमारी बॉडी में आती है. ओके, तो क्लीन एन इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर योगिक प्रैक्टिस इंक्लूड क्लीननेस ऑफ, सब क्लीन हो चाहिए. देन जैसे बिफोर योगा, अगर आप योगा करने जा रहे हैं तो Ma'am, your voice is breaking. वो खाली वक्त ही आपको योगा परफॉर्म करना है. अगर आपने खाना भी खाया है तो अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको ब्रेकफास्ट खाना होगा, देन यू कैन गो, आप योगा कर सकते हैं. या फिर अगर आपने खाना वगैरह खाया, जैसे आपने 12 बजे खाना खाया, तो आफ्टर 4 यू कैन डू योगा. सो ये हमें पेशेंट्स को बताना होगा. अदरवाइज पेशेंट्स वगैरह क्या करते हैं, जैसे खाया 1-2 घंटे पहले खाया और जस्ट फिर योगा करने पहुंच गए, तो उसके कारण क्या होता है, कई बार कई पेशेंट्स को वॉमिट हो जाता है या फिर किसी को हेडेक स्टार्ट हो जाता है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं बॉडी के, तो वो हो जाते हैं. ओके, सो हमें ये पेशेंट को ध्यान से बताना होगा. देन देयर आर क्वाइट लॉट्स ऑफ आसनास दैट फोकस ऑन
एब्डोमेन में आसनास होता है जिसमें कि हमारे एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेस होता है, उसके कारण इम्प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है कई बार। ओके, देन फुली स्टमक कैन नीड अनप्लेजेंट रिजल्ट्स, जैसे आपको मैंने बताया, while perform those poses, some poses के अगर हम करते हैं तो अनप्लेजेंट रिजल्ट्स देते हैं, सो इसलिए then bladder and bowel should be empty before taking yoga। हमें उन्हें एडवाइस करना होगा पेशेंट्स को कि अगर जो भी आपको यूरिन्स वगैरह पास करने जाना है या फिर आपको ब्लड वर्क पास करना है तो आप जाकर पहले फ्रेश होकर आइए, देन टेक योगा। एंड ऐसा भी कि आप पानी पीजिए, एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं, देन बिफोर योगा, देन फिर आप योगा करिए। ओके, सो से बताया कि योगा मैट, डू योगा। अभी हम योगा करने आए पेशेंट, तो हम उन्हें ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, बस आप लेट जाइए एंड खड़े हो जाइए एंड आप योगा करिए, ऐसा नहीं। एक मैनर होता है, कोई भी चीज है तो वो हमें काफी अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। Like that yoga mat, जैसे कि a matter of yoga mat and folded blanket should be used for the practices। जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं या योगा थेरेपिस्ट होते हैं उन्हें ऑलवेज योगा मैट पे करें योगा, अदरवाइज आप दरी बिछा सकते हैं, कुछ मोटा या ब्लैंकेट वगैरह बिछा सकते हैं, एंड जो कि क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब गंदा हो या फिर थोड़ा डर्टी हो, इस टाइप का नहीं, थोड़ा क्लीन होना चाहिए, जिससे कि बिकॉज अगर आप उस पर लेटते भी हैं तो आसपास बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स या कुछ होते हैं, तो फिर वही चीजें हम इनहेल करते हैं, तो हम योगा अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं, बट हम अगर नेगेटिव एनर्जी और CO2 हमारे अंदर जा रही है तो वो इफेक्टिव नहीं होती है। ओके, सो एंड ऐसा होना चाहिए कि वो जो मैट जब जो चीज बिछाई है तो वो हम जब ड्यूरिंग हम योगा करते हैं काफी हो ज्यादा टाइम, तो फिर एक टाइम स्वेटिंग होने लगता है राइटली, तो वो ऐसा होना चाहिए कि स्वेट को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, नेक्स्ट अनदर वन इज कॉटन क्लोथ्स। जब भी हमें योगा करना है तो हमें पेशेंट को बताना कि आप एकदम टाइटली क्लोथ्स नहीं पहनने हैं आपको, आप एकदम लाइट वेट क्लोथ्स पहनिए जो कि आपकी बॉडी को मूवमेंट, इसलिए आप अगर आपको ये आसनास कर रहे हैं तो एटलीस्ट इजिली आप कर सके, ना हो, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि टाइट क्लोथ्स होते हैं उसके कारण प्रॉपर जो हमारा एक योगा का एक होता है वे कि हाँ आपको स्ट्रेच करना बॉडी का नहीं हो पाता, सो ऑलवेज लूज क्लोथ हमें पहनना चाहिए जो कि हमारे स्वेटिंग को भी ऑब्जॉर्व कर सके। ओके, या फिर ट्रैक सूट्स वगैरह, योगा सूट्स वगैरह आते हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं। ओके, एंड हमें पेशेंट को जैसे बताया, अब हर पेशेंट्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो हमें ये देखना है जैसे कुछ पेशेंट बैक पेन है, अब हम उनको नहीं एडमिट कर सकते हैं कि आपको, और वी शुड नो अबाउट कि किस डिसीज में कौन सा आसना हमें कराना है, कौन सा आसना नहीं कराना है। ओके, एंड अनदर वन इज इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कोई आसना करा रहे हैं तो उसका काउंटर पोज जरूर कराएं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पदहस्तासना करा रहे हैं परफॉर्म, तो उसका काउंटर पोज मतलब जस्ट उसका अपोजिट आप उनको अर्धचक्रासना भी कराइए। ओके, तो सिर्फ भुजंगासना करा रहे हैं आप उनको, ठीक है, बहुत सारे आसन होते हैं, हर आसन का काउंटर पोज होता है। काउंटर पोज मतलब होता है कि अपोजिट आसना, अगर सामने आप झुक रहे हैं तो पेशेंट को थोड़ा देर उसके जस्ट काउंटर पोज मतलब बैक साइड झुकने का भी आसना कराना है, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है। Then yoga should not perform in a state of illness, exertion and acute stress condition। अब हमें पेशेंट के अकॉर्डिंगली कि अब इतना ओवर स्ट्रेस नहीं देना है कि पेशेंट एग्जॉस्ट हो रहा है, उसे फीवर है, बट हम फिर भी उसे बोले जा रहे हैं कि आप आसना पे नजर होना चाहिए, स्टूडेंट्स पे या जो भी हमारे। हाँ जी, आपकी आवाज बार बार में बीच में ब्रेक हो रही है, यानी कि बिल्कुल बंद हो रही है आवाज, एक्चुअली जैसे कि नेटवर्क बिल्कुल खत्म हो जाए, इस तरीके से जरा देख लीजिएगा। बट ओके सर, बट यहाँ फुल ओके, अभी भी जैसे ओके, okay, अब आपकी आवाज मैं अभी देखती हूँ। आप हाँ नहीं बोलते बोलते आवाज चली जाती है बीच में बिल्कुल। हाँ जी, थोड़ा अच्छा माइक को नजदीक रखिए, है ना। जी जी सर, जी ओके, थैंक यू सर।
सो योगा जैसे कि कोई एक्सर्स पेशेंट है तो हमें उनको नहीं करना फीवर के टाइम, तो हम उस पेशेंट्स को नहीं बोलेंगे। एंड ड्यूरिंग अभी कुछ फीमेल्स वगैरह भी आते हैं तो फिर उनका हमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम उन्हें बोलते हैं कि आप योगा परफॉर्म ना करें बेटर, बिकॉज ऑफ समटाइम ब्लीडिंग्स वगैरह ज्यादा होता है, किसी को एब्डोमिनल पेन, बैक पेन और मसल क्रैम्प्स या लेग पेन वगैरह होता है, तो उसके कारण हम फर्स्ट 3 days अवॉइड करने बोलते हैं मेनली। उन्हें हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स करा सकते हैं जैसे कि IRT, QRT या DRT या मेडिटेशंस वगैरह, या फिर बेस्ट है उनको प्राणायामा करा सकते हैं। ओके, अगर ऐसा कंडीशंस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कंडीशंस। एंड ऑलवेज जो भी अगर हम किसी पर्सन को योगा करा रहे हैं तो ऑलवेज गाइडेंस होना चाहिए एक टीचर का, कि वो इंस्ट्रक्ट करे कि अगर कोई योगा परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करे कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न पे भी ध्यान दे, आपकी बॉडी मूवमेंट्स पे भी ध्यान दे, और जो आपकी पोस्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी चीज भी ध्यान रख। अगर भाई कुछ ओवर स्ट्रेंथ कर दिया तो पता चला पेन हम कम करने आए और हमारा पेन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा। एंड अगर आप प्रेगनेंसी है तो कुछ योगा जो होते हैं प्रेगनेंसी में जैसे कि हम कराते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि योगा फॉर प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन कौन कौन से हैं, डिटेल्स में बाद में। तो कुछ योगा होते हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर करेंगे पेशेंट्स को, उनके अकॉर्डिंग फिर हम उन्हें एडवाइस करेंगे कि विच आसना इज गुड फॉर यू। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस। जब हम ये हमें पहले इतनी सारी चीजें हमें पहले पता होना चाहिए कि बिफोर टेकिंग क्लास और आसना हमें क्या क्या करना। देन नेक्स्ट मैंने ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस सेशन शुड बी स्टार्ट विद प्रेयर। ओके, सबसे पहले जब पेशेंट्स आता है तो हम ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आया पेशेंट और हमने बोला चलिए योगा क्लास लेते हैं या करिए स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले पेशेंट आया 5 मिनट्स उनको बैठने दीजिए कि आप आए तो रिलैक्स करिए बॉडी को, अपने माइंड, then we will start session. Okay, so first प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट विद प्रेयर। जब भी आते तो हमेशा हमारी हिंदू वर्सेस और सारी वर्सेस में ऐसा है कि अगर हम कोई पूजा भी स्टार्ट करते सबसे पहले हम हाथ जोड़कर, या फिर हम स्कूल कॉलेज अपने जाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान के साथ प्रेयर करते हैं कि चलिए जो भी चीजें हम कर रहे हैं तो वो हमारी इफेक्टिव हो हमारी बॉडी में, उन सब में आप हमारी हेल्प करिएगा, और माइंड को भी प्योर शोल को भी एक शांति टाइप का होता है। ओके, सो ऑलवेज स्टार्ट सेशन विद प्रेयर। एंड मैं एडवाइस करती हूँ कि जब भी हम प्रेयर करते हैं तो एटलीस्ट 3 times बिफोर स्टार्ट द प्रेयर 3 times ओमकारा चैंटिंग जो है वो जरूर करना चाहिए। देन स्टार्ट प्रेयर्स। देन जब हमने प्रेयर स्टार्ट किया एंड एंड ऑफ प्रेयर सडनली हमें आइज नहीं खोलना है किसी को भी, धीरे पामिंग करना है, हमें दोनों हाथों को मिला के पामिंग करना है। देन हमारी आइस पे एक कफ बना के थोड़ा सा हाथ का, फिर उसको स्लोली अपने धीरे से अपनी दोनों आइस पे रखना है। ऐसा नहीं कि प्रेशर भी नहीं देना कि हमने एकदम से रफ किया दोनों हाथ और प्रेशराइज किया अपने आइस को, नहीं। स्लोली हमें आइस को के ऊपर रखना है। देन धीरे धीरे फिर दोनों आइस को ओपन करना है। देन फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे योगा का। ओके, देन जहाँ पे हम योगा ले रहे हैं उसका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो पीसफुल होना चाहिए, या आजू बाजू जो कि गार्डन्स वगैरह है तो फिर देखना है कि वहां पे अगर हम जहाँ योगा ले रहे हैं वहां कोई चींटी वगैरह या कचरा वगैरह या कुछ ऐसा जानवर कुछ है तो नहीं जो कि मतलब इफेक्टिव हो, बीच में डिस्टरबेंस करे, तो ये सब चीजों का भी हमें ध्यान देना होगा। या फिर अननेसेसरी वॉइस वगैरह तो नहीं वो हमारी बॉडी पे डिपेंड करते हैं। ओके, एंड योगा जो होता है वो ऐसा नहीं कि विग्रसली बहुत विग्रसली कर रिलैक्स मैनर में कराना होता है, क्योंकि हम जब कोई भी चीज ध्यान से ब्रीदिंग के थ्रू स्लोली करते हैं तो वो हमारी बॉडी पे इफेक्टिव होता है। ओके, सो हमें विग्रसली नहीं करना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आसनास एंड एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज होती है विग्रसली करते हैं उसमें हमारा मोटिव होता नहीं जल्दी से हमें करना, बट आसना में ऐसा है कि स्लोली रिलैक्स करती हो माइंड को, बॉडी को, देन हमें स्टार्ट करना है। देन अगर हम ब्रीदिंग वगैरह कर रहे हैं, हाँ Can I जी ask a question, please? जी Yes, मैं स्पेन में रहती हूँ तो यहाँ पर जो मैंने देखा है नियरली जितने भी सेंटर्स हैं जी वो लोग सिर्फ फिटनेस योगा करते हैं। Why they are doing this type of yoga? बहुत पुशिंग बॉडी का एक्चुअली योगा आपका वॉइस करते कट रहा हैं। है मैम। Yeah,
नहीं, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, जैसे वेस्ट साइड में जितने भी लोग हैं, जी जी वो लोग फिटनेस योगा ज्यादा करते हैं टू बी सेक्सी एंड ब्यूटीफुल। जी जी। ऐसा क्यों है? आपका जैसे वॉइस काफी ब्रेक हो रहा है। योगा का एक्चुअली मतलब है कि अपने आप से जुड़ो एंड डू इट लाइक यू सेड नाउ, कि योगा शुड बी डन वेरी जेंटली एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द प्राणायामा के साथ हमारे को कैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमने यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ तो फिटनेस योगा ज्यादा चलती है। हाँ जी। तो जस्ट पुशिंग द बॉडी। सो बिकॉज हम भी यस से जी जी हाँ जी। तो एक्चुअली क्या है कि सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स इन वर्ल्ड में, ओके, सबका सोचने का तरीका अलग है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग इसलिए योगा करते हैं कि वो अगर एक्सरसाइज करें, जल्दी करें तो उनका बॉडी फिट रहेगा और उनका टाइम भी कम होगा, देन उनका जो फैट वगैरह बर्न है वो भी जल्दी होगा। इसलिए लोग वह गलत वे में उसको लेके करते हैं कि हम उसको एक्सरसाइज से कोरिलेट करते हैं और वो चीज वो फॉलो करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है, बट जो एक्चुअली जो मैनर है योगा का, तो वो यही है कि आप स्लोली फॉर्म करेंगे तो तभी तो वो योगा से एक्सरसाइज डिफरेंट है, अदरवाइज वो उसी का ही पार्ट होता है, राइट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड एक्सरसाइज। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके हाँ, देन डोंट होल्ड योर ब्रेथ अनलेस, इट्स मीन्स कि आपको जो अपनी ब्रेथ है वो अनलेस, मतलब कि ये नहीं कि हमने बस जो हम बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है हमारी, जो भी हम लेते हैं तो वो एक प्रॉपर मैनर में हो जाए। ऐसे नहीं अननेसेसरी हमने होल्ड करके रखा हुआ है ब्रेथ, ऐसा नहीं करना, एक प्रॉपर मैनर में ही वगैरह करते हैं। तो आप जर्क की याद रखिए कि आपकी बॉडी में जर्क की मूवमेंट्स नहीं होना चाहिए, कि अदरवाइज हमने आपको बोला स्ट्रेच किया, काफी ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो एकदम से हेल्प ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, तो ओवर स्ट्रेन ही करना। देन जो भी हमारे अब समटाइम ऐसा होता है कि हम वर्क कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, बट हमारा ध्यान कहीं और है। सो बट ये भी इफेक्टिव नहीं होता। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमेशा वो पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। अगर आप योगा कर रहे हैं तो मीन्स आपका जो फोकस है वो आपके उस पोस्चर पे होना चाहिए, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। अगर आप कोई भी चीज मन से करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट करती है, अदरवाइज आपका करने का वो उतना मतलब नहीं निकलता। इफेक्ट होता है बट उतना नहीं होता है, क्योंकि अगर हम मन से अगर कोई चीज करते हैं तो वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देती है। ओके एंड जब हम योगा करते हैं तो ऐसे नहीं है, अननेसेसरी टॉक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि बाजू वाले में कोई है तो फिर उनसे पूछने लगे। बहुत सारे होते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम क्या कर रहे हो, क्या खाया, ये चीजें होता है ना ऐसा तो अवॉइड unnecessary talks everyone, okay, and perform according to own capacity। जैसे कि बताया आपको 24% है, कुछ नहीं कर पाते पता सांस से कर रहे हैं तो वो प्रॉपर अपना फोरहेड अपनी नी से टच नहीं कर पाते, बट वो ओवर स्ट्रेंड करते हैं, तो नहीं करना है। आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली करके, आपसे 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, बट 4th डे आपका होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिसेस में होंगे। तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें खानी है, जैसे कि हाँ चलिए थोड़ा थोड़ा खाना है, दैट विल बी इफेक्टिव। आप इकट्ठा खा लेंगे तो फिर अनडाइजेशन हो जाएगा, राइट? नहीं, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन शुड बी कैप्ट इन योर माइंड। अगर हम थेरेपिस्ट हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये पर्सन है एंड हमें इसको ये आसना नहीं कराना है, तो हमें प्रॉपर तरीके से पता से कुछ स्लिप डिस्क पेशेंट्स हैं या फिर कोई अदर पेशेंट्स हैं, अगर हमें कुछ आसना नहीं कराने, ओबेसिटी पेशेंट है उनसे उष्ट्रासना नहीं होता है, तो हम उसे एडवाइस नहीं करेंगे कि आप उष्ट्रासन के, हम उन्हें सिर्फ बोलेंगे कि आप वज्रासना में बैठिए और दोनों हाथ कमर पे रख के पीछे की तरफ धीरे धीरे से स्ट्रेच करिए। ओके, अदरवाइज उसका ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में होना चाहिए। देन योगा सेशंस शुड बी एंड विथ मेडिटेशन एंड डीप साइलेंस, शांति पाठ और मंत्र। अब जब ये सब चीजें हो जाती हैं, हाँ, फर्स्ट हमें योगासना जैसे एक सीरीज वाइज भी होता है कि फर्स्ट हमें स्टैंडिंग सीरीज ऑफ आसनास कराना चाहिए, देन उसके बाद हमें सुपाइन सीरीज ऑफ आसनास कराना चाहिए पेशेंट्स को, देन उसके बाद हमें मकर आसन वगैरह जैसे होता है उस सीरीज के आसनास कराना चाहिए। ओके, देन उसके बाद हमें सिटिंग सीरीज ऑफ आसनास कराना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट लास्ट वन में आता है वज्रासन। वज्रासन की तरह से आसनास होते हैं, उष्ट्रासन वगैरह, ये सब हमें लास्ट में कराना चाहिए, एक वे होता है। देन उसके बाद हमें प्राणायाम कराना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें प्राणायाम कराना चाहिए। देन उसके बाद में हमें डीप साइलेंस, हम ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि डीप साइलेंस हो जाए और फिर चल जाए, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद उन्हें 2 मिनट का रेस्ट देना है, उनको शांति से की रिलैक्स कराना है उनकी बॉडी को, ठीक है। देन रिलैक्स करने के बाद हम पेशेंट को कभी भी हमेशा उनको एडवाइस करेंगे कि आपको डायरेक्ट नहीं उठना है। जैसे हम उनको योगा आसन करा दिया, देन पेशेंट को रिलैक्स कराया है, तो हम उन्हें ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप इस आसना में आ जाइए या पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएं। उनकी एक प्रॉपर वे में बनना है कि रेज योर राइट हैंड्स अप एंड टर्न टूवर्ड्स योर बॉडी एंड राइट साइड, मींस आप अपना हाथ ऊपर टर्न हुई राइट साइड, फिर विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड, दूसरे हाथ की सहायता से आप उठिए और फिर नॉर्मल सुखासन या पद्मासन या फिर इस आसन में बैठ जाइए। ओके, तो ये भी एक मैनर होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद शांति मंत्र करना है। देन शांति मंत्र के बाद उनको रिलैक्स कराना है। देन उसके बाद सब जैसे कुछ वहाँ पे होता है, जैसे लाफिंग एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, तो वो हार्ट हेल्थ वगैरह के लिए काफी अच्छा होता है, रेस्पिरेटरी के लिए, तो समटाइम्स ये कराते हैं। ओके, एंड आफ्टर प्रैक्टिसेस ये है कि बाद में भी टेकन ओनली आफ्टर 20 मिनट। अब जैसे आसन वगैरह किया, सडनली हम नहीं बोलेंगे कि आप सडनली जाइए और नहा लिया, जल्दी से गर्मी हो रही है बहुत, नहीं। एटलीस्ट आपको 20 to 30 मिनट्स वेट करना है, देन यू गो एंड टेक बाथ। देन ऐसे नहीं कि आसन के बाद कुछ खाना भी नहीं, एटलीस्ट थोड़ा जब आप नहा लेंगे उसके बाद में स्वेटिंग जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके बाद नहाने के बाद आप कुछ फूड आप ले सकते हैं। ओके, एंड जैसे बताया, एंड स्लोली ओपन आइज। One question, please. या श्योर, आस्क। Is it good to take water in between doing yoga? No, not good. Not good. And after finishing yoga, after finishing yoga, 10 to 15 minutes बाद you can take. Okay, and if there is sweating like it's very hot and we are sweating early in the morning also, तो हमको मुंह धोना चाहिए या टिश्यू पेपर लेके उसको स्वेट को जो है हटाना चाहिए? टिश्यू पेपर्स आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप 2 मिनट रेस्ट करिए। जब 2 मिनट तो आप रेस्ट कर ही सकते हैं एवरीवन, उसके बाद आप फेस वॉश कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फेस वॉश विद नॉर्मल वाटर? या ओके ओके, थैंक यू सो मच। इस बारे में मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा मैम। मैंने कुछ दिनों पहले एक पढ़ा था किसी बुक में कि जब जो हमारी स्वेटिंग होती है ना योगा क्लास में, जी जी तो कहते हैं कि उसको हम टॉवल वगैरह जो यूज करते हैं ना स्वेटिंग को पोंछने के लिए, तो वो नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय आप अपने जैसे फेस पे जो स्वेटिंग हो रही है, अपने दोनों हाथों से उसको अपने फेस और अपनी स्किन पे ही उसको मसाज कर लें, मल लें एक तरह से। राइट, उससे क्या होता है, उससे आपका स्किन ग्लो करता है और वो स्किन के लिए बड़ा हेल्दी माना गया है उसको। Okay, and something new to learn. Very good, very good. ओके, देन अब फर्स्ट एड का हम अगले सेशन में लेंगे। तब तक स्वाति जी अभी लास्ट क्लास और आज की क्लास दोनों को एक बार समराइज करेंगी। स्वाति मैम? यस सर। हाँ, आप जो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था, पंच मैम ने बताया था, मैं मैम के अकॉर्डिंग ही जा रही हूँ, पंचभूत एंड पंच प्राण। ठीक है, तो कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं पंच महाभूत और सॉरी पंच कोशा और पंच प्राणा? क्योंकि हम एक थेरेपिस्ट की तरह पेशेंट को ट्रीट करेंगे, थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं, तो आप कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? एनीबॉडी एल्स? पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. So these are all the 5 koshas. So annamaya kosha is food body, the physical body, and pranamaya kosha is the prana body, the prana which we are taking, and manomaya kosha mind, and anandamaya kosha, sorry, vijnanamaya kosha is intellectual, our like higher level.
And Yes, Anandamaya Kosha is at the state while we attain the samadhi, we will touch that kosha, Anandamaya Kosha. And regarding this pancha prana, 5 types of prana in our body: prana, udana, samana, vyana, prana, udana, samana, vyana, apana. And these are all the 5 types of prana in our body. So this apana helps for excretion, prana which we are taking inside, and udana from chest to throat, and samana which is in stomach, and vyana is in circulatory system. It circulates throughout our body. राइट। फिर एज अ योगा थेरेपिस्ट हम कैसे उनको एक्सप्लेन करें, अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो ये कैसे वर्क करेगा वहां पर? ये तो हमने जान लिया, समझ लिया, लेकिन हम कैसे, हम एज अ थेरेपिस्ट पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? Like we can ask them to cleanse their body, the kriyas, shatkriyas. For excretion, basti, nauli, trataka, kapalapati, and all the shatkriyas, if one perform all these koshas and all this prana will also function properly in our body. It actually works on only annamaya kosha. Annamaya kosha. Yes, and the pranamaya kosha. Pranamaya kosha is basically an energy. तो इन केस वी फाउंड कि अगर किसी पेशेंट को वी एनालिसिस, जैसे मैडम ने बताया था कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए. I feel so that if we know that there is some pranas issues, like energy is not channelized properly, so I feel that we may go for the pranayam sort of thing, and we will analysis whether he is having a high BP. Then pranayam में भी हमें वो नहीं करवाना जिससे high BP problematic होता है, like ईड़ा sort of पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट वाला नहीं करवाना. We have to go for the ईड़ा नाड़ी. So जैसे चंद्र भेदी होता है प्राणायाम, तो हमने उस वे में उसको ट्रीट करना है. I feel so, मैम. Yes, right. एंड डिपेंड्स करता है ना कि आपके जैसे हाई बीपी जिनको हो गया, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनको आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्राण वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है. ओके. बिकॉज़ लाइक भ्रष्टिका हम नहीं उसको करवा पाएंगे, बिकॉज वी फील सो दैट बिकॉज इसमें राइज होगा उसका बीपी लेवल. So we can't do that. उसको अनुलोम विलोम करवा सकते हैं. Like we should know कि मेरे प्राणायाम कितने तरह के हैं, which is the best for him. So that we do analysis, and I think we have to first check कि किस उसको प्राण कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है. समाना में प्रॉब्लम है तो it may be digestive problem. अगर इनके उसको समान प्रॉब्लम इशू है. Yes. तो समान वायु को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? समान के लिए मैं सूर्यवेदी प्राणायाम कपालभाति कर सकते हैं. समान वायु के लिए मैम सूर्यवेदी प्राणायाम करा सकते हैं, सो दैट डाइजेशन पावर इंक्रीज हो, अग्नि इंक्रीज हो और डाइजेशन पावर इंक्रीज हो. वेरी गुड. आसन और आई थिंक सूर्य नमस्कार भी मैम शायद इसमें अफेक्टिव होना चाहिए इन केस द पेशेंट इज आसन भी करा सकते हैं. If I go for the Kapalbhati, as per the Hatha Yoga, it is treated as a kriya. It is not a pranayam. So there is different mechanism that we have to go for. अगर क्रिया करना है तो Kapalbhati, pranayam करना है तो Surya Bhedi, and there are other pranayam depend on his condition. In case he don't have any high BP, then we will recommend these along with the asanas. तो Surya Namaskar I think is recommendable. Ma'am, Ardha Matsyandra also you can do, and you can also do Bhastrika for digestion. हाँ, भस्त्रिका, that's why I'm saying भस्त्रिका is basically a प्राणायाम और वो बीपी पे डिपेंड करेगा. I think that might be effective. लेकिन अगर जैसे जो ओबीज हैं और साथ में हाई बीपी भी है जिनको, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? मैम यूजुअली गुड डाइजेशन के लिए वज्रासन कराया जाता है. वज्रासन कराया जाता है और ब्रीदिंग प्रोसेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट.
मैं फिर डीप ब्रीथिंग करवा सकते हैं उनको? अनुलोम विलोम भी करवा सकते हैं मैम, नाड़ी शोधन भी करा सकते हैं। नाड़ी शोधन भी करा सकते हैं, और नाड़ी शोधन में एक्चुअली कुंभक होता है ना, हम अनुलोम विलोम करा सकते हैं। नाड़ी शोधन में हम कुंभक करते हैं तो डिपेंड करता है, अगर हाई बीपी के पेशेंट हैं तो उनको कुंभक कराना है या नहीं कराना है। ठीक है। और दूसरी चीज ये मैं और मैं क्या कह रही थी, हाँ हाई बीपी, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्र आसन तो हम तब कराएंगे ना उनकी बॉडी को देख करके कितने वो फ्लेक्सिबल है, वो केस हिस्ट्री उनको जान करके फिर हम उनको अर्ध मत्स्येंद्र आसन करा सकते हैं, लेकिन कराएंगे जरूर, स्टेप बाय स्टेप कराना है। और मैम ने जैसे IRT, QRT और क्या क्या टेक्निक बताया था, DRT, यस, वो सारे टेक्निक्स का हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट है पेशेंट के लिए। किसी भी पेशेंट को हम ये टेक्निक करा सकते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है कि अगर लो बीपी जिनको है उनको थोड़ा सा हम देख करके चेक करके हम करा सकते हैं। चलिए ये तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें कुछ डाउट है ये पंचकोशा और पंच प्राणा में? नहीं। अब ये डिजीज, अकॉर्डिंग टू योगा 3 टाइप्स के डिजीज होते हैं, वो ओरिजिन होते हैं 3 टाइप्स के, जो डिजीज के रीजन होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। कोई बता सकते हैं? वो अभिजा व्याधि वही बात कर रहे हैं। त्रिदोषा, त्रिदोषास ना, त्रिदोषास, वाता पित्त कफ। ये अकॉर्डिंग टू, हाँ ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आप लोग बता रहे हैं। योग के का जैसे होते हैं ना, बेसिक रीजन क्या है डिजीज के अकॉर्डिंग टू योग? बैलेंस, इम्बैलेंस ऑफ दोषास। हाँ, इम्बैलेंस ऑफ दोषास, ये ठीक है। 3 टाइप्स के रीजन होते हैं, सबको पता है, अभी नहीं याद हो रहा। जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूंगी आपके यस मैम, यही है आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। हाँ, ये चीजें हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है, रीजन जानना बहुत जरूरी है। तो आदि दैविक, आदि भौतिक क्लियर करेंगी, आध्यात्मिक, ये 3 डिजीज। मैम पर ये तो दुख होते हैं जो आदि भौतिक है, तो रीजन दुख है ना, तो रीजन तो यही होता है ना, डिजीज यहीं से स्टार्ट होता है, दुख से ही। मैंने कहा डिजीज जो के है, जो बेसिक रीजन क्या है डिजीज के, तो दुख से ये तीनों दुख है, ये रीजन स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। पता है आदि दैविक क्या है, आदि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है? जी मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है, एक कोई क्लियर कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। मैम आध्यात्मिक मींस कोई मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक फीवर हो गया या मेरी कोई इंटरनल पेन हो गई, वेयर आई फील इनईजी, जो कि मेरी वो पेन्स या मेरे को हेल्थ कंडीशंस हैं जो कि मेरे इंटरनली खुद फिजिकली हैं प्रॉब्लम्स जो मेरे खुद से की हुई हैं। आदि देविक इज बेसिकली, देविक मींस अननेचुरल कैलेमिटीज, लाइक फ्लड आ गया जिसमें मेरे को नुकसान हो गया, या कुछ बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगी, आई फील सिक, तो किसी और नेचुरल वे में प्रॉब्लम से मैं बीमार हो गया या मेरे को प्रॉब्लम आ गई, या कुछ भी फ्लड, नेचुरल कैलेमिटी, किसी अर्थक्वेक आ गया, व्हाटसोएवर, दिस इज आदि देविक। आदि भौतिक मींस कोई बाहर की वस्तुएं, लाइक मैं बाहर गया और मुझे किसी सांप ने काट लिया, या मैं साइकिल चला रहा हूँ और किसी कार ने मुझे हिट कर दिया ड्यू टू सम अदर रीजन, सो दिस इज आदि भौतिक। ठीक है, और ये रीजन, ये बेसिक चीज हमें क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, ये पता होना जरूरी है, और हम सारे योगा टीचर हैं। और दूसरा है कि ये बैलेंस, जैसे हमारे 5 एलिमेंट से बने होते हैं, मैम ने कहा था कि हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, क्यों प्रेयर से स्टार्ट करते हैं? मैम प्रेयर में ओमकार होता है और यूनिवर्सल साउंड 1 by 1। मैम विधि हियर नहीं है? हेलो, यस मैम। हाँ, मैम दिमाग की कंडीशनिंग करने के लिए हम जो भी योगासन करते हैं, प्रेयर करते हैं, ताकि जो बाहर से जो दिमाग में हम लेकर आए हैं कुछ भी नेगेटिव विचार, उनको हम पॉजिटिव वे में कर पाए और योगा में प्रॉपर ध्यान लगा पाए।
अच्छा ठीक है, और कोई थोड़ा सा तो ओमकार के वाइब्रेशन होते हैं वो ब्रेन की टोनिसिटी ऑफ द सेल्स से भी रिलेट होते हैं, तो ब्रेन को शांत कर देते हैं पूरी तरह से। ठीक है। Yes, ma'am. Because this Om is basically In comprised of prayer, 3 words: A, O, or Ma. And one will just chant this A, O, or Ma. Ma is basically a vibrations. So I don't know the technically, but there is some alpha sort of things which मेरे mind को relax करता है, एक ना mind stability के लिए आते हैं। इट इज फॉर द लोअर बॉडी, पेल्विस से लेके नीचे तक के लेग्स तक के पूरे वहां के टोनिसिटी ऑफ द सेल से वो होता है। फिर ऊ की वाइब्रेशन है फ्रॉम द थ्रोट टू द पेल्विक रीजन, थोरासिक और ट्रंक रीजन में वो वाइब्रेशन से होता है रिलैक्स। एंड म की वाइब्रेशन है फ्रॉम द थ्रोट टू द क्राउन। So we are as per the tonicity of the cells of those areas, तो वो उसको रिलैक्स करता है। So that is the this. Why we say Om? Yes. Can I answer, please? Yes, ma'am. Sure. Yeah, prayer takes us to the deeper level inside, and we pick up more consciousness what we are doing. Yes. In the moment. Yes, ma'am. मैं कुछ हाँ, yes ma'am. या हमें डीपर लेवल पे ले जाता है, जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि इट्स ट्रू दैट हम बाहर से आते हैं, बाहरी दुनिया से आते हैं, तो मन जो है हमारा बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो जब हम साइलेंटली एक प्रेयर से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डीपर लेवल पे जाते हैं और बाहर की चीजों से डिटैच रहते हैं। एंड देन वी पिक अ कॉन्शियसनेस ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट। और एक चीज मैं ऐड कर देती हूँ, शायद आप लोगों को भी पता हो, ये एक्चुअली 5 एलिमेंट्स होते हैं ना बॉडी में, 5 एलिमेंट्स होते हैं। नीचे ये जो लिटिल फिंगर है ये वाटर है, उसके ऊपर फिर अर्थ है, बीच मिडिल फिंगर स्पेस, इंडेक्स फिंगर हमारा एयर हो गया, और थंब। प्रॉपर वीडियो दिख रहा है मेरा? यस हाँ जी, हाँ जी, यस। थंब जो है ये हमारा फायर एलिमेंट हो गया। ये 5 एलिमेंट को अगर हम दूसरे हैंड से मन, बुद्धि और अहंकार मीन्स ये नहीं, हम इसको नेगेटिव सेंस भी नहीं लेते हैं। अहंकार मीन्स अहम मीन्स व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, उसका एक आकार होता है, उसको हम अहंकार कहते हैं। और आत्मा देन परमात्मा, जब ज्वाइन कर लेते हैं दोनों हाथों को ज्वाइन करके और हार्ट रीजन में जब हम रखते हैं, और कनेक्शन, क्योंकि ये हमारा पॉइंट आउट किधर होता है, स्पेस की तरफ, तो जो यूनिवर्सल एनर्जी है और हमारी जो एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी को हम क्या करते हैं, वहां से अट्रैक्ट करते हैं। ये एनर्जी यहाँ से डायरेक्ट हमारे फिंगर्स पे, हमारे पाम पे आती है, और ये एनर्जी क्या होती है, सर्कुलेट होकर के पूरी बॉडी में ट्रेवल्स करती है, जिससे क्या होता है, यूनिवर्सल एनर्जी से हमारा, यूनिवर्सल पावर से हमारा कनेक्शन होता है, और हमारा माइंड काम एंड कंपोज हो जाता है। जिस वजह से अगर हम प्रेयर करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं और सही डायरेक्शन में हम चलते हैं, राइट। एक ये मेन रीजन है, और सबके रीजन सही है, लेकिन ये एक मेन रीजन है, इसको हम जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। और 3 टाइम्स हम ओम करते हैं। क्यों करते हैं 3 टाइम्स ओम? पृथ्वी, आकाश, हेलो, हेलो, यस मैम, यू आर ऑडिबल। 3 टाइम्स में मैंने क्वेश्चन पूछा है, अगर किसी को पता है 3 टाइम्स ही ओम क्यों करते हैं? Because one is for Adi Atmic, another is for Adi Bhautik, another Om is for Adi Devik. So we are saying 3 times. Is it like Kayika, Vachika, Mansika to unite the thought, word and deed? So that we unite, whatever the prayer we are saying,
our physical body is also there, our mind is also there, and our words, what we are speaking, are united together. राइट मैम। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तो आपने दुख बताया ना। तो ये 3 ओम जिसमें हमारे मैम ने जैसे कहा, और जिसमें हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 होते हैं। 3 हमारे जो ईश्वर हम कहते हैं जिनको, इस ओमकार में होते हैं। तो ये 3 बार जब हम चैंट करते हैं तो ये तीनों दुख को रिलीज करने के लिए, यहाँ से हमसे दूर हो जाए, दुख की निवृत्ति हो जाए, इसलिए हम 3 टाइम्स ओम चैंट करते हैं। चलिए ठीक है। हेलो हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम आज बहुत ज्यादा है। ऑडिबल है मैडम, ऑडिबल है। ऑडिबल नहीं, मुझे ना वॉइस ब्रेक हो रही, मेरी तरफ है सिग्नल प्रॉब्लम, क्लियर आवाज नहीं आ रही। From the last week, network is everywhere is slow. हेलो, एक मिनट। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप, क्योंकि हो गया। हाँ, 5 एलिमेंट्स के बारे में एक बार क्लियर कर दीजिए। 5 एलिमेंट बॉडी में होते हैं ना, 5 एलिमेंट हमारा 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है। अग्नि, वायु, ये सॉरी फायर, फायर, वाटर, स्पेस, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो पृथ्वी तत्व कहाँ पे है हमारी बॉडी में? मैम बोन्स। Prithvi is from our feet till the Lohitiksha. अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पंचतत्व। हाँ, 5 तत्व है सर, लेकिन मैं पूछ रही हूँ पृथ्वी तत्व कहाँ है बॉडी में? मैम बोन्स। From feet to the groin line. यस मैम। हाँ, कोई बोन कह रही है? यस मैम, प्रियंका। बोन्स मैम, बोन्स पृथ्वी। हाँ, बोन्स के अलावा भी है muscles. Our flesh, our whole body is Prithvi. Yes. And Jal Tattva? Water. Our body is made up of 70% of body is made up of water. So that is Jal. And Akash is the life energy particle inside us. नहीं, एक्सप्लेन करना है आपको। फिर एनाटॉमी अगर आपको पता है तो अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी आप मुझे एक्सप्लेन करके बता दीजिए फटाफट। मैम, जल में रस, रक्त और शुक्र। All types of hormones, blood, all types of hormones, blood, includes blood, your saliva. Yes, this is Jal Tattva. अगर हम सभी एक करके 1 अगर एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट हो गया फायर एलिमेंट। Fire means it is like your digestive system. It is related to your digestive system. Your digestive process. Metabolism. Metabolism, right. नेक्स्ट अब क्या रह गया? अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, एयर एलिमेंट एंड स्पेस, ईथर एलिमेंट। मैम, एयर जो वात रहती है हमारे बॉडी में, मैम दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एयर। हाँ, नर्व इम्पल्सेस राइट। नर्वस सिस्टम को बैलेंस और रेगुलेट करता है ना नर्व इम्पल्सेस, तो वो हमारा एयर एलिमेंट में है। हाँ, इस पे और ये एथर एलिमेंट एथर स्पेस, जैसे हमारे माउथ में स्पेस हो जाता है, जो भी हॉलो स्पेसेस है मैम, पूरे। वेरी गुड। साइनस है,
आप जैसे अब पेशेंट को हमें जैसे आप देख रहे हैं थायराइड की प्रॉब्लम है तो मीन्स उसका स्पेस एलिमेंट क्या है, इम्बैलेंस है, Imbalanced है। हेडेक है, हाँ हेडेक है। इस तरह से हम जैसे हार्ट प्रॉब्लम भी है जिसको, तो हम वहाँ पे कहते हैं क्या, स्पेस एथर एलिमेंट इम्बैलेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट में हम यौगिक प्रैक्टिस कराते हैं, राइट। 5 एलिमेंट्स हो गया क्लियर? यस मैम। 5 एलिमेंट्स, पंच प्राणा। पंच प्राणा में एक चीज इंपॉर्टेंट है, समान वायु। क्यों नाम है इसका, समान वायु क्यों कहते हैं? मैं बस टर्म्स क्लियर कर रही हूँ और कुछ नहीं, सबको पता है सब कुछ। मैम इट इज अ बैलेंस करता है वो। विशिका है बैलेंस, क्या चीज बैलेंस करता है? Basically, it is in तंत्र में काम करता है। area from the navel up to the heart. So it helps you to balance the digestive organs. ठीक है। नेक्स्ट कोई और? बुलाना से कौन बुला रही थी? बुलाना से धीरे से दरवाजा, लाइटें बंद करो फालतू। नेक्स्ट कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? समान वायु, चलिए। Digestive enzyme juices को बैलेंस करता है वो। बैलेंस करता है, सही है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को जब बैलेंस करता है ना, एक्चुअली क्या होता है, जो एंजाइम सिक्रीट करता है, जो हम बोलते हैं चाइम होता है, रस जो निकलता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, और बॉडी के हर पार्ट में इक्वली, समभाव जिसको कहते हैं, इक्वली ये ट्रांसमिट करता है, इसलिए इस वायु का नाम समान वायु है। बैलेंस करना एक अलग चीज है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इक्वली क्या करता है, ट्रेवल करता है, जिससे इससे हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं, एंजाइम बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्राइटिस एंजाइम जो होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl बनता है। अगर आप लोग को पता होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और ये जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जब अच्छी तरह से ये डाइजेस्ट हो जाता है तो समान वायु का काम होता है कि ये प्रॉपर वे में इस एंजाइम को ब्लड के साथ बॉडी के हर ऑर्गन में, हर पार्ट में इक्वली ट्रेवल कराए, इसलिए इसका नाम समान वायु है। क्लियर? हेलो? यस मैम, सुनाई दे रहा है। क्लियर हो गया क्यों समान वायु? यस। अब आता है क्या कहते हैं, और क्या हमने कवर किया, तो सिर्फ प्रिकॉशन कवर किया है। कोई पतंजलि योग सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है? पतंजलि, हाँ यस मैम। हाँ, तो वहाँ पे डिजीज के बारे में किस पाद में एक्सप्लेन किया गया है? क्लेश डिजीज, मतलब क्लेश से ही डिजीज स्टार्ट होता है। और भी है डिजीज, पर्टिकुलर है व्याधि। व्याधि किस पाद? क्लेश तो पहले पाद में ही है। हाँ, व्याधि नहीं, पहले पाद में नहीं है। क्लेश द्वितीय पाद में है, साधन पाद में है। और व्याधि जो है, व्याधि हमारा जो डिजीज है, क्योंकि ये हम कंपैरिजन करके हमें पढ़ना बहुत जरूरी है ना, तो व्याधि ये साधन समाधि पाद में है 31। जब हम 31 जो वर्सेस है ना, आप उसमें देखिएगा व्याधि का उन्होंने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया है। क्या है उसमें? जी मैं वो सत्यान है, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कुछ है? और भूमि एक्तव्य मैम। प्रमाण, प्रमाद, तो मैं इसका काम कंप्लीट कर लूं, समस्या पड़ा हुआ है मैम ने बोला था ज्ञान संशय प्रमाद अभिरति भ्रांति दर्शन अलप्त अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपात् देखो ना, देयर आर टोटल 9 yes व्याधि, 9 obstacles, 9 obstacles एंड में 0
बीच में किसकी साउंड आ रहा है भाई? जो अपना माइक बंद कर दीजिए। बीच में किसी का साउंड आ रहा है, अपना माइक बंद कर दीजिए। क्लियर नहीं आ पाया वॉइस ना। हाँ हाँ मुनीरा मैम बताइए, आप क्या बता रही थी मैम? हम 9 ऑब्स्टिकल्स है। यस यस। व्याधि स्यान संशय प्रमाद अलक्ष्य अविरति भ्रांति दर्शन अलप्त भूमि गत्वा अनवस्थि दत्वानि चित्त विक्षेपाते अंतराय 9 obstacles। यस वेरी गुड। तो उसमें एक अंग में जयत्व है ना, अंग में जयत्व, उसको उसका क्या मीनिंग है अंग में जयत्व का? ट्रिमर्स इन द बॉडी। हाँ ट्रिमर्स। तो उसको क्या, ये एक बेसिकली क्या होता है, नर्वस सिस्टम जब बॉडी में इस तरह से ट्रिमर्स होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, तो क्या हम फील करते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारा इम्बैलेंस है, नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं वीकनेस है नर्वस सिस्टम में। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम थेरेपिक यौगिक प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर श्वास प्रश्वास में हमें ब्रीदिंग भी चेक करना है, ये बस जनरल आइडिया है, हमें ब्रीदिंग भी चेक करना है। फिर दूसरी चीज है, अगर कहीं पे स्ट्रेस लेवल में संशय मीन्स स्ट्रेस लेवल, ये मानसिक रोगों के लिए डाउट doubt means कि whether it is I am will be good or not with that is I have a little bit doubt about this. हाँ लिटिल बिट डाउट। प्रमाद means I'm physically weak, but physically laziness, oh sorry, mentally laziness. Alasya is laziness. Pramad is like a suspicion or Pramad is basically ma'am physically body basically जो weak है मेरी, टालने वाली स्थिति होती है उसमें, आज नहीं कल करेंगे, इस तरह की। आलस्य तो मेंशन किया हुआ है उन्होंने, अलग से किया है। तो फिजिकल लेजीनेस हो गया मैम, मेंटली। और प्रमाद मेंटल लेवल पे आ गया आपका, टालने वाली स्थिति कि कल करेंगे परसों करेंगे आज रहने देते हैं, राइट। अविरति मीन्स मैम अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द एक्सटर्नल थिंग्स, मतलब कि मेरा फोकस नहीं है वो और मैं कहीं और की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जैसे राग होता है, लाइक राग मेरा लग्जरियस चीजों से होता है, बट ये मेरा किसी भी चीज से बाहर अट्रैक्शन होता है। आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग व्हिच आई एम डूइंग, लाइक आई एम डूइंग योगा बट मैं उसमें नहीं फोकस कर रहा, आई एम डूइंग समथिंग एल्स। ठीक है। और इसके अलावा हमारे बॉडी अलाइनमेंट जानना बहुत जरूरी है। बॉडी अलाइनमेंट कैसे बॉडी अलाइन करेंगे, कुछ आइडिया है? हम चक्रास बैलेंस करके नहीं पे चलिए ठीक। और कोई बॉडी अलाइनमेंट तो मैं मेरा पोस्चर हो गया ना, मतलब कि इन द सेंस हाउ आई डू द आसन, जैसे स्थिर सुखम आसना होता है, दैट इज ऑल अबाउट सेइंग अबाउट द बॉडी अलाइनमेंट। तो इट ऑल डिपेंड्स। प्राणायाम भी अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं अनईजी हूँ तो वो भी मेरी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, इट मींस मेरी बॉडी इफ आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग इन अ राइट मैनर। सो इट्स अ होल कंप्लीट बॉडी अंडर माय पोस्चर एंड ऑल थिंग्स। हेलो हेलो, क्लियर है आवाज मेरी? यस मैम। चलिए, तो बेसिकली योगा थेरेपी में हमें अपनी बॉडी अलाइनमेंट और ये सारे जो पंच महाभूत, पंच प्राणा, पंचकोशा, देन पतंजलि योग सूत्र के अनुसार डिजीज क्या है, ये सारे बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो आज मैम ने प्रिकॉशन बताया, प्रिकॉशन तो सभी को पता है क्योंकि सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो प्रिकॉशन सभी को पता है। और आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हैं, कुछ डाउट हो? हेलो, आप
आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकती हैं। I will revise again because I got disconnected, please. I got disconnected, so I could not listen the last portion, but I will revise again. If I have any question, then I will ask you next time. Okay. Is it okay? Actually, आज क्लास मैम ना मेरा एक छोटी सी क्वेरी थी। yes sir. हेलो मैम, अमित दिस साइड मैम। आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेरी मैम। जैसे अभी Yes, आपने शेयर किया था कि देयर आर बेसिकली 3 रीजंस ऑफ डिसीज, राइट? आदि देवी, आध्यात्मिक एंड आदि बौद्धिक, राइट? मैम मेरे को छोटा सा इस चीज में थोड़ा सा था कि ये तो हम मान गए कि ये मेरी एक रीजंस है प्रॉब्लम्स के, मेरी डिसीज के। क्या इसके अलावा अगर मैं क्लेश की बात करता हूँ, पंच क्लेश, वो भी तो मैम रीजन हो सकता है? yes, sure, क्यों नहीं? तभी तो मैंने पातंजल योग सूत्र इसीलिए तो मैंने पूछा। Because these are 3 are the might be a physical sort of thing. मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फ्लड से कुछ हुआ या whatsoever, बट मेंटली भी हो सकता है, लाइक पंच क्लेश हो गया कि मैं किसी भी तरह से राग, द्वेष, अभिनेश, whatsoever maybe these are all the factors. क्योंकि आप जैसे ये जो पंच क्लेश है ना, ये जो पंच क्लेश है तो ये आध्यात्मिक में बेसिकली ना बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों आते हैं। बॉडी ठीक है, शारीरिक रोग भी आते हैं और मानसिक रोग भी आते हैं आध्यात्मिक में। तो ये मानसिक रोग आपका पंच क्लेश में आ गया। बिल्कुल मैम, मैं वही सोचा था। मेरे को थॉट प्रोसेस ये था कि बाई चांस किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन बहुत हाई लेवल होता है, तो आई थॉट कि देयर माइट बी अ रीजन ऑफ 5 क्लेश। कुछ भी हो सकता है, अविद्या हो सकता है, वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट ऑल दीस थिंग्स, बट देयर माइट बी सम रीजंस बिहाइंड दैट। Okay. And one more I want to just confirm that most of the diseases are because of most of the diseases are psychosomatic, created from the mind. Psychosomatic. Yes ma'am. Yes, okay. 3/4 पार्टिसिपेंट्स ही एक्टिव हैं। और कोई क्वेरी हो, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी शायद अमित जी से मेरी बात हो रही थी। अमित जी ने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के लिए व्हाट इज वी नो प्राणायाम, राइट? आसन में भी है कोई साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के लिए? क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन की वजह से मेरे पास काफी यंगस्टर अभी क्लाइंट्स है जो योगा करते हैं और बीच बीच में उनका ध्यान भी भटक जाता है। तो एनी आसन्स आल्सो देयर, ओनली वी हैव प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स? जैसे आप उसको उसमें ना आप रैबिट पोज करा सकती हैं, रैबिट पोज करा सकती हैं। और बेसिकली हम कन्विंस करते हैं, आप अपने वे ऑफ टॉकिंग, कैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, कैसे आप उनके, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है, आदि चीजें तो साइकोसोमैटिक में ऐसे ही चली जाती हैं। और उनके रीजन को आप जरूर टारगेट करिए कि उनका एक्चुअली में है कहाँ से प्रॉब्लम, रूट कॉज जानिए। रूट कॉज अगर पता हो जाएगा ना तो आधी चीजें हम कन्विंस कर देते हैं बातों से ही। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से ब्रीदिंग एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ हर ब्रीदिंग के साथ अगर आसन आप कराते हैं ना, होल्डिंग चाहे जितनी हो, होल्ड भी होना जरूरी है। तो हम मेरे ख्याल से रैबिट पोज, फिर आप वज्रासन में, पद्मासन तो नहीं, सुखासन में बैठ करके थोड़ी देर आप उनको मेडिटेशन इन द सेंस कि आप डीप ब्रीद इन, और एक होता है पैराडॉक्सल ब्रीदिंग। किसी को पता है पैराडॉक्सल ब्रीदिंग? तो हम बैठ करके उनको वो ब्रीदिंग सुखासन में बैठ करके हम वैसे पेशेंट को करा सकते हैं। हम एक्सप्लेन करेंगे पैराडॉक्सल ब्रीदिंग मींस व्हाट? पैराडॉक्सल ब्रीदिंग होना, जब हम इनहेल करते हैं ना तो चेस्ट को हम एक्सपेंड करते हैं और एब्डोमिनल मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जस्ट अपोजिट हम यौगिक ब्रीदिंग में क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट और जैसे ही डायफ्राम पुश होता है नीचे की तरफ, तो हम कहते हैं एब्डोमिनल मसल्स को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है पैराडॉक्सल ब्रीदिंग में, चेस्ट को हम कहते हैं एक्सपेंड करने के लिए और एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं वो जो थोरैक्स ब्रीथिंग होती है वो भी यही होता है मैम,
जैसे एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम करते हैं, एक थोरैक्स ब्रीदिंग करते हैं। थॉरेक्स ब्रीदिंग में डिफरेंस, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप जान लीजिए। थॉरेक्स ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं थॉरेसिक रीजन पे, और एब्डोमिनल मसल्स हमारा नॉर्मल होता है। यहाँ पे आपको दोनों चीज पे फोकस करना है, चेस्ट एक्सपेंड कराना है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। और चेस्ट रीजन में हम क्या करते हैं, जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन जाएगा हमारी बॉडी में, रीजन मैं बता रही हूँ, जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है वो एक्चुअली में ब्लड के साथ एल्वियोलाई होता है, जो हमारा मॉलिक्यूलर यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट सेल होता है बॉडी का, वैसे ही लंग्स का होता है एल्वियोलाई। तो उस एल्वियोलाई में जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन फ्यूज हो करके बॉडी में सेलुलर लेवल तक जाता है, तो क्या होता है, हर सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया 24 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया 24 एटीपी अगर प्रोड्यूस करता है तो हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, तो उस 24 एटीपी, उस हर माइटोकॉन्ड्रिया से जब वो एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये हमारी एनर्जी जब बॉडी में आती है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाती है, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। ठीक है, पैराडॉक्सल ब्रीदिंग ये करके बताना है। अभी तो हम लोगों ने लंच किया हुआ तो मैं करके भी बता नहीं सकती, लेकिन पैराडॉक्सल ब्रीदिंग में हम जब इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद हमारा लंग्स एक्सपेंड होता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है मैम, राउंड्स कराने हैं। और जब क्योंकि ये बिगिनर्स को हम डिपेंड करता है, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि पहले हम ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करा करके फिर पैराडॉक्सल ब्रीदिंग कराएंगे। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट पे कि कितनी देर वो कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम 1 मिनट से, फिर उसको इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिटेशन उस तरह से नहीं होता। पेशेंट जितना हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम की बेसिकली हम जितना प्रैक्टिस करें उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। One more question I want to ask, please. Yes, ma'am. जैसे मेरे पास बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनका माइंड जो है बैलेंस नहीं होता है, तो भी कई लोग जो है प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि ब्रीथ विद मंत्र सो हम, सो इज इनहेल, हम इज एक्सहेल। जबकि क्योंकि हम लोग जो प्राणायाम है, वी नीड अ प्रॉपर मैट एंड सम प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशंस, पर अगर जब भी हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो हम लोग सो हम मंत्र से भी अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। Yes, ma'am. एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अभी मेरे पास लेटली 1 वीक पहले एक फ्रांस का स्टूडेंट था और 20 साल से योगा कर रहा था। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर वेस्ट में लोग जो योगा करते हैं जस्ट फॉर फिटनेस एंड मेक द बॉडी ब्यूटीफुल, लेकिन जब उसको मैंने ट्रू मीनिंग योगा का समझाया तो 20 इयर्स का जो था उसको कोई इफेक्ट नहीं था और 3 दिन में उसका माइंड ट्रेन हो गया। और वो बोला कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरी एनर्जी अंदर अवेकन हो गई है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो फ्रांस गया, उसने मेरे को मैसेज भेजा, आई एम फीलिंग वेरी गुड, और जो है अभी मेरा मन बहुत शांत हो गया है, और जो तुमने प्रैक्टिसेस बोली है वो मैं कर रहा हूँ लगातार, चैंटिंग ऑफ द मंत्रस एंड सोहम मंत्र एंड सम प्राणायाम, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा है। तो जितना मैंने रीड किया है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कमिंग थ्रू द माइंड। यस मैम, रीड किया है। अगर हम उपनिषद पढ़ते हैं, सूत्र, पातंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, तो वहां पे पहले ही क्लियर है डिजीज कैसे आती है, और मंत्र इतना इफेक्टिव होता है कि वो बॉडी में एनर्जी, पहले हमारे बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम समझ जाते हैं ना, तभी हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाते हैं। किसी को हम मेडिटेशन करा सकते हैं, प्राणायाम करा सकते हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही सुना कि अगर आप प्राणायाम किसी को डायरेक्ट 15 मिनट्स करने कह दो कि आप करो, तो वो बोर हो जाते हैं। जब हम प्राणायाम कराते हैं तो भी आपको ना इंस्ट्रक्ट बार बार करना पड़ता है। ये नहीं कि हमने कह दिया उनको कि आप राइट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट से इनहेल करिए, राइट से एक्सहेल करिए। इस तरह से हम प्रोसेस बताते हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ गाइड भी करना जरूरी होता है, क्योंकि माइंड ना विद इन मोमेंट चेंज होते रहता है। अभी जैसे हम क्लास में हैं, लेकिन प्लानिंग भी साथ साथ चल रही है। किसी के अभी क्लासेस होंगी तो वो सोच रहे हैं मैम कब वाइंड अप करेंगी, हम क्लास के लिए जाएं, लेकिन आपको इस मोमेंट में यहीं पर रहना है।
तो इस तरह से एक योगा थेरेपिस्ट को पहले वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए मेंटली और फिजिकली। I have cured my diseases by training my mind since 8 years. I was a very एक चीज मैं सोहम एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगी। सोहम जो मैम आपने कहा ना, इनहेल, सोहम, एक्सहेल, हम, सो एंड हम, तो हम इसको अपोजिट भी करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो हम एंड एक्सहेल करते हैं तो सो, दोनों तरीके से है ना। वो भी मैं कराती हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि 10 साल पहले मेरे को बहुत डिजीजेस थी बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट काम। और जब मैं इस योगा में गई तो मेरा माइंड शांत हो गया, तो जितने भी मेरे डिस्ट्रैक्शन थे वो अपने आप ही गुम हो गए। और ज्यादा मेरे को आया है इस ब्रीदिंग सोहम से और प्लस मंत्र जाप से। Because I think mantra is the tool to train our mind to be away from the distractions. Ma'am, Vidhi here. Ma'am, which mantra, I mean, just to give relax to a mind, can you please suggest? Yes, mantras, I've got many. Just then I tell them the meaning, like Om, Namo Shivaya, and this one, I am not the body, I am the soul. Soham, I am Shivaya. So we keep on repeating this mantra to remind ourselves that we are not bodies, we are eternal souls. Just breathe in deeply with so and hum and feel that pure consciousness inside. I am not the body, I am not the mind. If you want, I can send all the mantras recorded with meaning in the group. Okay, that would be so nice of you. Yes, of course. We are here to uplift our energy and motivate each other, learn from each other. That is our dharma. Thank you. और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वाइंड अप करें आज। जी, होपफुली मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समराइज हो गया है। एंड थैंक यू रीना मैम एंड स्वाति मैम। एंड आई वांट टू टेल यू एंड एवरीवन, इस तरह के बीच बीच में ना आपको ये थेरेपी में, देखिए थेरेपी में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। अल्टरनेटिव थेरापीज में आपको सभी थेरेपीज का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए अब इसमें क्या होता है कि एक ही, अब जैसे डॉक्टर रीना जो बता रही थी, तो वो एज ए फिजिशियन जो एक थेरेपिस्ट को कितनी नॉलेज होनी चाहिए उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रही थी। एंड बट एंड एज ए एक योगा टीचर कि आपको और भी साथ में क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये अभी स्वाति मैम ने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से बीच बीच में आपको डिफरेंट टीचर्स की भी क्लासेस मिलती रहेंगी इसमें, राइट? तो बी अलर्ट एंड रेगुलर इन द क्लास, ओके? एंड टाइम से आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि शुरू में आप 5-7 मिनट जो हमें वेट करना पड़ता है, तो फैकल्टी वेट करती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वेट करने से, आप लोग भी वेट करते हैं, लेकिन फैकल्टी वेट करती है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम से ज्वाइन किया करें, राइट? मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी क्लास टाइम से 2 से 4 मिनट पहले मैं लॉगिन शुरू कर दूं। आप लोग उस बात के लिए अवेयर रहें और टाइम से शॉर्ट एकदम डॉट टाइम पे आप एंटर हो जाएं सब लोग, तो हमारी क्लास भी टाइम से स्टार्ट हो जाए, राइट? ओके, एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. It was a very interesting class. Many things to know. Right. Thank you, ma'am. Right. Okay. Okay, everyone.